नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और हम लोग जो अपना सिलसिला शुरू किए, हम लोगों ने अपना जो एक कारवां शुरू किए, बिहार पुलिस, मिशन बिहार पुलिस और वर्दी सीरीज जो कि दरोगा का, उसको लेकर के हम लोग सेट प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करा रहे हैं। और प्लस उसका सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि कम समय में आपको बेहतर दिया जा सके। और उसी के तहत हम लोग आज ऊंची उड़ान वादा सफलता के सेट नंबर 14 के साथ आपके साथ हम हाजिर हैं, जो कि टेस्ट जो है वो आपको करवाया गया था। उसी से रिलेटेड जो है आज हम आपका आंसर लेकर के आए हैं। तो 30 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करवाते हैं। पता होगा शुरुआती दौर में 10 करंट अफेयर का, फिर कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन, फिर कुछ जो है आपको ज्योग्राफी और कुछ पॉलिटिकल सेक्शन के देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है उसको देखते हैं, ताकि हमारा सारा क्वेश्चन आराम से बन सके। तो कहानी हमारा यहाँ से शुरू होता है कि हाल ही में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इसका जो शुभारंभ हुआ, ये मखाना बोर्ड बनाया गया नया, ये बना कहाँ पे? पूर्णिया में। बिहार का जो पूर्णिया है, जहाँ पे मखाना बोर्ड अभी हाल ही में जो है वो स्थापित किया गया है। कब? तो 15 सितंबर 2025 को जो है ये बनाई गई, इसलिए ताकि मखाना का बेहतर दाम मिल सके, इसका ब्रांडिंग हो सके, किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके, नए तकनीक से इसका उत्पादन किया जा सके। इस उद्देश्य से ये जो टोटल जो लागत लगाया गया, लगभग 475 करोड़ के पैकेज के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई है। और एक और बात जान लीजिए, भारत का विश्व में सबसे अधिक अगर बात करेंगे मखाना, तो वो बिहार में ही होता है। ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो कि कुल मखाना का 85% जो है अकेले बिहार में उत्पादन होता है। बिहार में कहाँ पे? तो आप दरभंगा का नाम सुने होंगे, मधुबनी का नाम सुने होंगे, सीतामढ़ी का नाम सुने होंगे, है ना, या उधर कटिहार पूर्णिया का नाम सुने होंगे। तो ये सारे क्षेत्रों में जो है ये काम करता है। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहाँ आधिकारिक तौर पे अकाल घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी हाल ही में गाजा में जो है वो अकाल का घोषणा किया, क्योंकि अभी पता होगा कि हाल ही में जो है फिलिस्तीन और जेरूशलम का क्षेत्र जो देख रहे होंगे, जो इजराइल से लड़ाई के तौर पे जो देखा जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है, भूखमरी की स्थिति हो गई है। और जब कभी भी भूखमरी की स्थिति बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर देता है, वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर देती है। तो उसी के तहत जो है यहाँ पे आपातकाल घोषित किया गया। आप एक बार समझ लीजिए, कहाँ कितने तारीख को? तो 22 अगस्त को 2025 को क्या किया गया है कि वहाँ पर भूखमरी, लगभग कहा जाता है कि 5 लाख से अधिक लोगों को भूखमरी से जो है वहाँ समस्याएं झेलने पड़ रहा है। इस वजह से ये लड़ाई आपको देखने को मिलता है। ये फिलिस्तीन का एक हिस्सा है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी यूएन का बात करेगा तो याद करिए 1945 में ये बना था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। हाल ही में चर्चित हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? ये भी बहुत चर्चा में था, इसका कारण बताते हैं क्यों। ये जम्मू कश्मीर में हजरत बल जो है, ये जम्मू कश्मीर में एक क्या बोलेंगे, डल झील जो है, याद रखिए कौन झील? डल झील के जो है नज़दीक में ये हजरत बल है, वहीं पे किनारे में ये दरगाह है, जो कि मुस्लिम धर्मों में ये एक पवित्र स्थान माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उनकी जो दाढ़ी है वो यहीं पर जो है सुरक्षित तौर पर रखा गया है। इस वजह से ये चर्चा में क्यों है? तो ये इस वजह से ये पवित्र स्थान है, और चर्चा में इसलिए क्योंकि कहा जाता है यहाँ अशोक स्तंभ लगाया गया था, जिसको तोड़ दिया गया है। तो इस वजह से ये अभी चर्चा में था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे छोटी टीम, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो ये केप वर्डे है, याद रखिएगा। कहाँ? केप वर्डे अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसे जानते होंगे आप सभी, तो वहीं पर का एक देश है, महाद्वीप जैसा है, समझ लीजिए। और केप वर्डे फीफा वर्ल्ड कप में दूसरा जो है, याद रखिए कौन? दूसरा सबसे छोटा देश बना है, जो कहा जाता है कि लगभग 5.25 के आसपास में यहाँ पर आबादी है, 5.25 लाख की क्या है आबादी है। इससे पहले जो सबसे छोटा था वो आइसलैंड है, याद रखिएगा, जो 2018 में आइसलैंड जो 2018 में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था। अभी 2025 में जो क्वालिफाई किया दूसरा, वो कौन किया है? केप वर्डे किया है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और इसका जो आबादी था लगभग अब 4 लाख के आसपास आबादी हो गया। तो ये बात समझिए, फीफा वर्ल्ड कप 1930 के से खेला जाता है। फीफा वर्ल्ड कप कब से? 1930 से जो है ये खेला जा रहा है, दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अभी तक अगर पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप का सबसे अधिक खिताब किसने जीता है, तो वो ब्राजील ने 5 टाइम जीता है। फिर पांचवा क्वेश्चन फिर हमारा अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता हर दिवस कब मना, मतलब हर साल किस दिवस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 5 मई या 8 मई? आपसे पूछ रहा है कितने तारीख को मनाया जाता है। तो ये जो है हर 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता मनाया जाता है। कब से? तो 1993 से ये मनाया जा रहा है। और जो है ये कहा जाता है कि प्रेस जो है वो कितनी स्वतंत्र है, प्रेस जो है सरकार के दबाव में आकर के काम तो नहीं कर रही है, इसके आधार पर वो क्या करता है? रैंकिंग करती है। और इस बार 2025 का जो थीम था, कि बहादुर दुनिया में रिपोर्टिंग, यानी सोचिए कि इस ब्रेव लाना, इस रिपोर्ट करना इस दुनिया में, इसको लेकर के जो है इस बार ये जारी किया गया। तो ये भी आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जून 2025 फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सीईओ का नाम। तो 100 शक्तिशाली सीईओ में एक जेनसन हुआंग है, जो कि ताइवानी अमेरिका का कंपनियों में है। तो इसके जो सीईओ हैं, यही जो है अभी दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली में से हैं। दूसरे नंबर पर सत्य नडेला है, तीसरे पे मार्क जुकरबर्ग है, और चौथे पर कौन? एलन मस्क है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये फोर्ब्स जारी किया जाता है शक्तिशाली वर्गों का, तो उसी को लेकर के ये आंसर है। 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के तौर पर जो है वो शामिल हुआ, यानी शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किया? तो ये मालदोवा हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? मालदोवा जो है अभी हाल ही में इस देश में शामिल होने के लिए 107वां देश जो है ये बन गया, याद रखिए कौन? 107वां देश। और भारत जो है, भारत और फ्रांस ने मिल करके इसकी शुरुआत की थी 2015 में। भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी आईएसए का 2015 में। और वही ये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जो कि कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है, ताकि अधिक से अधिक क्या किया जा सके कि सौर सिस्टम को जो हमारा सौर ऊर्जा है उसको और बेहतर किया जा सके। इसको लेकर के ये किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और बच्चों के लिए भारत भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ये नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना को क्या किया, शुरू किया, दो मंत्रालय को साथ मिला करके। एक तो पहला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, याद रखिएगा, जिनकी अन्नपूर्णा देवी जो है वह कौन, अन्नपूर्णा देवी जो है वह उसकी क्या है, एक मंत्रालय जिनके पास दिया गया। और दूसरा जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि जगत प्रकाश नड्डा जो है उनके पास है। ये इनका जगत प्रकाश नड्डा जो है वो इनके मंत्रालय का हेड है। इन दोनों मंत्रालयों ने मिल करके इस पे काम किया है और नई योजना जो लाई गई वो ये लाई गई है क्या, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और ये कब लाया गया, तो ये लाया गया 17 सितंबर 2025 को ये लाया गया। और उम्मीद है कि 2045 तक हम 2045 तक हम क्या करेंगे, भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करेंगे। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के 13वें संस्करण के लिए जो अभियान था, उस अभियान का नाम क्या है, अभियान का नाम था विल टू विन। क्या था, विल टू विन जो है यह एक अभियान था। और अभियान में जो ये विश्व कप फाइनल हुआ इसमें भारत ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। सॉरी, भारत ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका को हराया है, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की थी और किस आयोजन, जिसका आयोजन पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया? तो ये था आपको बिहार में ये गेम कराया गया और ये पटना, नालंदा, गया, भागलपुर 5 शहरों में जो है ये कराया गया था। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। 2025 में जो खेलो यूथ आप देख रहे हैं, खेलो यूथ गेम्स, इसकी अगर हम आपको शुरुआत का बात करेंगे तो ये 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। 2015 में क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, जब ये शुरुआत किया गया, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो जब ये शुरुआत किया गया था 2015 में, तो इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। क्या नाम था इसका, खेलो इंडिया स्कूल गेम, ठीक है। लेकिन बाद में इस गेम्स का नाम बदल करके साल 2019 में इसका नाम रख दिया गया क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका नाम बाद में बदल दिया गया। तो पहला बार जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, है ना। तो अभी इसका नाम जो क्या रख दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, डैश आफ्टर द डेज लेबर रघु फेल्ट स्लीपी सो वेंट टू द बेड, या क्या होगा। तो ऑप्शन है आपको डैश आफ्टर, आफ्टर ऐसा कुछ है ना, और बेड के पहले ऐसा कुछ लगता नहीं है, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। डैश इज अ पैरट्स फ्लू हाई इन द स्काई, अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, यानी झुंड जो होता है पक्षियों का, उसको फ्लॉक शब्द यूज किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ही हैज मेड अ मेजर ऑफ सिंपल प्रॉब्लम, ही हैज मेजर क्या हो जाएगा, ही हैड मेड अ मेजर ऑफ डैश सिंपल प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड मेड अ मेजर प्रोजेक्ट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम। कैन यू पॉइंट आउट आउट ऑफ द बुक ऑफ विच बिलोंग्स टू यू, नथिंग बट शो डैश सीन, नथिंग बट शोन हैज सीन, हैज हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद लास्ट नाइट विपुल रिच्ड होम वेरी लेट, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, बी हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ कॉक्स जो है वह हो जाएगा आपका परसुएड्स हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। वर्ष 1904 में भारत में पहला जो सीमेंट संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया था? तो देखिए, जिसको पहले मद्रास कहते थे, याद करिए, पहले जिसको मद्रास कहते थे वही मद्रास में, जिसको वर्तमान में आप चेन्नई कहते हैं, वहीं पर सबसे पहले कब, 1904 में जो है यह सीमेंट लगाया गया था। मतलब सीमेंट उद्योग कह सकते हैं कि भारत में लगाया गया था। एक और बात समझ लीजिएगा कि ये कब लगाया गया, तो 1804 में लगाया गया था, जिसको पहले मद्रास के नाम से जानते थे। 19वीं शताब्दी में शुरुआत में भारत में कॉटन मिल ज़्यादातर किस राज्य में स्थित थी? तो ज़्यादातर जो थी वो कहाँ, महाराष्ट्र में थी, है ना, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही सबसे पहले 1854 में, याद करिए, पहला मिल लगाया गया था। सूती मिल जो भारत में पहला लगा वो 1854 में ही लगाया गया था। और कवासी नाना भाई डाभार, याद करिए, जो कि बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी, उसी ने क्या किया था, इसको लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन का एक किस्म है? तिलहन का एक किस्म तारामीरा जो है वह तिलहन का किस्म है। बाकी आप अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका देखेंगे तो ये सब जो है आपको कॉफी का किस्म है ना, ये सब कॉफी का है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। लेटेराइट मिट्टी में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की अधिक मात्रा उपस्थित होती है? तो लेटेराइट में दो सबसे अधिक होता है, एक होता है लोहा और एक होता है एल्यूमिनियम, सबसे अधिक होता है, दो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन सा जिला तांबे के अग्रणी उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश का जो है बालाघाट ये सबसे अग्रणी उत्पादक हो जाता है। और एक और बात जान लीजिए, मध्य प्रदेश जो है वह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, याद करिएगा। और दुनिया में अगर पूछे सबसे अधिक कौन है तांबा का, तो वो चिली हो जाएगा। लेकिन भारत में अगर बात करेगा तो वो कौन हो जाएगा, आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो अकेले 55% जो है वह उत्पादन करता है। अकेले मध्य प्रदेश जो है वह 55% उत्पादन करता है। और माइन पूछे भारत का सबसे पुराना माइन तांबा का, तो वो क्या हो जाएगा, खेतरी माइंस, जो कि झारखंड में है, ये राजस्थान में है। कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कवास थर्मल पावर जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है ये? गुजरात में है कवास थर्मल पावर। गुआ और नुआ मुंडी जो है, जो कि खादानों से भंडार पूरा भरा हुआ है, लौ अयस्क पाया जाता है यहाँ पे। ये लौ अयस्क का बेल्ट है पूरा का पूरा। ये किसका बेल्ट है? लौ अयस्क का बेल्ट है। ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। गुआ और नुआ मुंडी जो है वह झारखंड में है, जो कि कहा जाता है कि सिंहभूम वाले डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लौ अयस्क उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो महू के पास चंबल नदी निकलती है, याद रखिएगा। महू के पास कौन सी नदी? चंबल नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 1024 किलोमीटर है। और ये मेरठ के पास आकर के, सॉरी मेरठ बोले, इटावा के पास आकर के, कहाँ पे? इटावा के पास आकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है, या
यानी ये यमुना की सहायक नदी भी है, और ये मालवा पठार में महू के पास ये नदी निकलती है, चंबल। संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज से संबंधित है? पंचायत राज का संबंध भाग 9 से है। भाग 4 जो है वो नीति निदेशक तत्व है। भाग 10 जो है वह आरक्षण का बात करता है ना, और भाग 7 जो है वो पता होगा आपको, डिलीटेड है। इसके बाद 4 क्वेश्चन और आपका बच रहा है। राज्य विधानसभा में 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल, देखिए ऐसे विधानसभा के सत्र 3 होते हैं, लेकिन अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही का विधि नहीं है? आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल, ये सब चर्चा है। पूरे दिन की चर्चा का ऐसा कोई कार्य नहीं है। भारतीय संविधान की संरचनात्मक ढांचा काफी हद तक, मतलब भारत का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलता जुलता है। कहा भी जाता है कि भारत के संविधान का मैक्सिमम चीज जो है वो यहीं से उठाया गया है। उसके बाद अंतिम सवाल है आपका, बिहार राज्य में कितनी विधानसभा सीट है? अभी हाल ही में पता होगा 243 सीट पर चुनाव हुआ, जहां पर एनडीए ने जो है वो बढ़त बनाई है, और आज ही जो है आप देखेंगे कि इसको लेकर के सरकार बनाए जाने की शुरुआत की गई है। तो चलिए आज हम यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए, फिर हम लोग इसके साथ मिलते हैं अगले सेट में। अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं, थैंक यू सो मच। अर्थशास्त्र, इतिहास और हिंदी का कुछ प्रश्न आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको नजर आया होगा एक सवाल कि जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संबंध था, निम्नलिखित में किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब वो कौन सा धर्म माना करते थे, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से धर्म के अनुयायी थे। तो सबसे पहले सवाल यह है कि शैलेंद्र राजा थे कौन? तो बता दें कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, जो आज वर्तमान समय में इंडोनेशिया दिखता है, भारत के नीचे अगर आप देखेंगे आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा मानचित्र में, तो उससे इंडोनेशिया में ये शैलेंद्र राजाओं का 8 से 9वीं शताब्दी के बीच में शासन चल रहा था, और बहुत ही अच्छा शासन चल रहा था इनका, मतलब कि बहुत ही आरामदायक जिंदगी ये लोग जी रहे थे। तो यहाँ पर लोगों को क्या नजर आता है कि जब ऐसी जिंदगी इनके द्वारा जी जा रही थी, तो इन लोगों ने यहाँ पर एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इन लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म ही चलाया जा रहा था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसी के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौशल महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान में किसका भाग है? तो बता दें कि हमको अंगुत्तर निकाय, इतना तो टेस्ट देते समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है, 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। और इन 16 महाजनपद में हम ये देखते हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली था। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि कौशल महाजनपद जो है वो कहाँ पर है, वर्तमान में कौन सा जगह है? 16 महाजनपद के बारे में हम लोग जिक्र समझ गए हैं, जनपद का पूरा समूह महाजनपद कहलाती है। तो ये जो कौशल महाजनपद है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसी को हम लोग कौशल महाजनपद कहते थे। तो ध्यान रखिए, कौशल महाजनपद की जो राजधानी भी अगर पूछ देता है तो श्रावस्ती थी, ध्यान रखना है। और यहाँ अगर पूछ देता है तो उसकी क्या है राजधानी? उसकी राजधानी अयोध्या है। तो ध्यान रखिएगा, कौशल महाजनपद की राजधानी ही श्रावस्ती है, और जो वर्तमान समय उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी अयोध्या में देखने को मिलती है। तीसरे सवाल की तरफ हम पढ़ते हैं, मतलब 33वां नंबर का सवाल, और मेरे हिस्ट्री के लिए तीसरा सवाल है। सवाल यह है कि अशोक ने अपने पुत्र कौन, महेंद्र, और पुत्री सिंहमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए कौन सा जगह भेजा था? तो बता दे कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अनेकों कार्य किए हैं, अनेकों कार्य किए हैं। जैसे कि इनके द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, इन्होंने धर्म के लिए एक ऑफिसर को ही नियुक्त किया अपने दरबार में, ठीक है, अपने एक ऑफिसर को ही नियुक्त कर दिए। इन्होंने स्तूप का भी निर्माण करवाया, बहुत सारे अनगिनत स्तूप बनाए कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। और इन्होंने अपनी महेंद्र और पुत्री को शिलोंग भी भेजा था, और ये जो शिलोंग है ये वर्तमान समय क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। पहले ये शिलोंग के नाम से प्रचलित था। तो ध्यान रखना है, इन्होंने श्रीलंका इनको भेजा था, इन्होंने वहां जाके बोधि वृक्ष को भी लगाया है, ठीक है, बोधि वृक्ष को भी लगाया है। तो ध्यान रखना है, 33वां नंबर का सवाल यही है। 34वें नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक हैं? तो बता दें कि बृहत कथा कोश के जो लेखक हैं वही समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी हैं। प्लीज ये सबको कॉपी में लिख लीजिएगा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, उनके दरबारी कवि हैं। और ये हमारे ना ही दंडीन है, ना ही क्षमेंद्र है, ना ही भगवती हैं। प्लीज कोई क्षमेंद्र में जाके टिक किए होंगे तो गलत हो जाएगा भैया। क्या होगा? हरिसेन होगा, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के राज्य कवि भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति को भी लिखा है। तो अगर सवाल कल दिन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन। समुद्रगुप्त के राज्य कवि कौन है? हरिसेन। अच्छा, बृहत कथा कोश क्या है, किसने लिखा है? हरिसेन। बृहत कथा कोश किसकी किताब है? तो ये दंत कथाओं, जो हम लोग कहते हैं दंत कथा या फिर लोक कथाएं बहुत ज्यादा जो प्रचलित थी उस समय की, उसका संग्रह करके उन्होंने बृहत कथा कोश लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिखने वाले कौन है? हरिसेन लिखने वाले हैं। 35वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं सदी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया? तो फिर से बता दें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये हमें देखने को मिलता है बौद्ध का एक केंद्र बन जाता है, ठीक है। ये पाल शासक के द्वारा किया गया, तो ये लिखे हैं पाल राजा। तो ये बौद्ध का धर्म संरक्षण का केंद्र भी बनता है विक्रमशिला। वर्तमान समय भागलपुर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। भागलपुर वर्तमान समय भागलपुर में स्थित है, और ये हमारे करने वाले कौन है? धर्मपाल है, ठीक है। तो पाल राजा कौन थे? धर्मपाल थे। उन्हीं के द्वारा जो है इसकी निर्माण कराया गया है, ठीक है। तो याद रखिए, अभी तक में हम लोग जितना भी कर रहे हैं सेट, उसमें बहुत सारे सवाल को देख रहे हैं
कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया, नालंदा के ऊपर भी बात कर लिए थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ विक्रमशिला के ऊपर भी बात कर लिए हैं। अब सवाल है कि किस पल्लव राजा ने शासन के दौरान महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण कराया था। तो बता दें पल्लव राजा, पल्लव वंश माना जाता है, पल्लव वंश के संस्थापक जो है उस सिंह विष्णु है, ठीक है। कहीं कहीं पे देखने को मिलता है सिंह वर्मन भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कोई कोई अभिलेख में सिंह विष्णु मिलता है और कहीं कहीं पे हमें सिंह वर्मन का भी जिक्र देखने को मिला है, तो माना जाता है वो संस्थापक है। लेकिन इस समय में महाबलीपुरम जो मंदिर है, और ये महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है वो शिव और विष्णु को समर्पित है, ये भी ध्यान रखिएगा, शिव और विष्णु के लिए समर्पित है। और ये जो मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं वो हमारे सब्मे वर्मन है, देख लीजिए सब्मे वर्मन है, लेकिन ये जो बना रहे हैं वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला सबसे सर्वप्रथम कौन है? कक्षा 12वीं के इतिहास से ये प्रश्न है, अगर कोई उसको भी एनसीईआरटी को एक बार जरा सा देख लिया होगा तो भी वो बता देगा कि ब्राह्मणों को भूमि दान क्यों कराई जा रही थी। क्योंकि अगर बाहर से, ध्यान रखिए, कोई बाहर से अगर कोई राजा आता था ना तो उसको हम लोग मलेच कह के पुकारते थे, बोलते थे मलेच हो, बोलते थे तुम निम्न जाति के हो, तुम राज कैसे करोगे। तो वो लोग जब भारत आते थे तो उनको भारत में एक दर्जा दिलाने के लिए कि आप देव के समान हैं, आप ही सब कुछ है, आप देवों के देव हैं, ये सब की उपाधि देने के लिए ब्राह्मणों के पास ये लोग आते थे और ब्राह्मण फिर उन्हें मतलब वो उपाधि धारण करवाते थे और बदले में इनको भूमि दान किया करते थे। तो सबसे पहले भूमि दान करने का जो हमें उल्लेख मिल रहा है वो सातवाहन के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन होगा। हमें सातवाहन से ही ये जिक्र देखने को मिला है कि ये लोग ऐसा करवाते हैं। नाना घाट अभिलेख में हमें यह देखने को मिलता है कि सातवाहन का जिक्र किया गया। तो ध्यान रखिएगा, नाना घाट अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम अगर कोई भूमि दान कर रहे हैं हमारे तो वो सातवाहन है, ठीक है। जो सातवाहन के द्वारा ही सबसे पहले भूमि दान किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमाहन शासक कौन है? चाहमाहन शासक जिन्होंने एकदम पीछे नहीं हटे, हमेशा लड़ाई करते रहे, योग्य शासक कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखिए पृथ्वीराज द्वितीय है। अगर पृथ्वीराज तृतीय है, अगर पृथ्वीराज तृतीय नहीं मिलता है और अगर उसके बदले राय पिथौरा भी मिलता है, ध्यान रखिएगा राय पिथौरा, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सबसे चाहमाहक अगर शासक है तो कोई पृथ्वीराज तृतीय है या कहीं कहीं राय पिथौरा भी लिखा होगा। क्यों इनको चाहमाहन कहा जा रहा है? इन्हीं के समय में तराइन का युद्ध भी हुआ है। ये सब प्लीज कॉपी में इसलिए बोल रहे हैं, एनालिसिस देखना यही कारण से जरूरी है क्योंकि ये सब चीज जानना है आपको। तराइन का युद्ध भी इसी समय में हुआ है और ये युद्ध 51 और 1192 ये दो जगह में देखने को मिलता है। ये युद्ध किनके साथ हुआ है? तो गौरी जी के साथ हुआ है। 51 में पृथ्वीराज चौहान जीते थे तृतीय और दूसरे में गौरी जीत गया था। और उसी के बाद से माना जाता है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना या फिर नींव डालनी शुरू हो गई थी, जो 1206 से शुरू ही हो गया। मोहम्मद गौरी पहली बारी को जगह को इतना बढ़िया से जीत रहा है। तो ये जो है हमारे पृथ्वीराज तृतीय, जिनको राय पिथौरा के भी पुकारा गया है। तो अगर ऑप्शन में पृथ्वीराज तृतीय ना रहे, राय पिथौरा भी रहे, तो उसको मार के आगे बढ़ जाइएगा। आते हैं वर्ष 1605 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? अंग्रेज 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे, जब करजन थे हमारे गवर्नर, ये सब तो हम बताए ही है पहले भी सेट में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो ये कलकत्ता टाउन से याद होगा, कलकत्ता टाउन में हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये जो कर्जन किए हैं ना, मतलब कि अगर ये बंगाल का विभाजन हुआ है जिसमें हिंदू के लिए अलग जगह और मुस्लिम के लिए अलग जगह बनाया गया, जो आगे चल के बांग्लादेश बन गया, ये किया गया था सिर्फ एक ही कारण से। वो कारण ये था कि वो लोग बोले कि हम प्रशासन बढ़िया से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो प्रशासनिक सुविधा के कारण, प्रशासन बढ़िया से नहीं संभाल पा रहे हैं, इसी कारण से हम इसको बंटवारा करें। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर डी होगा, प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा के कारण ही उसको अलग किया गया था, ये बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, 40वें नंबर की तरफ आते हैं। सिद्धू और कान्हू कि जी जो है निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह से नेता थे? तो ये जो थे 1855 और 56 का समय था, ठीक है। 1855 से 56 का समय है और इस समय में यहाँ पे दामिनी कोह करके एरिया मिल रहा है, ठीक है। भागलपुर से लेकर सिंहभूम तक की भूमि में दामिनी कोह करके एरिया मिल रहा है, जिसमें हर संथालों को एक जगह मिल रहा है जहाँ पे संथाल रहेंगे। तो वो दामिनी कोह का एरिया मिल रहा था, सब भली बात ही रह रहे थे। लेकिन 1855-56 में इन लोगों को लगा कि ये जमीन पे मेरे आ रहे हैं, जो हम लोगों के द्वारा ये जमीन बनाया गया, जंगल काट के पूरा बनाए हैं इस जमीन को, उसको ये हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1855-56 में ये आंदोलन होता है अंग्रेजों के खिलाफ, जिसकी नींव लड़ रहे थे सिद्धू और कान्हू। झारखंड में आज भी इनको पूजा जाता है। तो ये संथाल विद्रोह से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो रही है और इसकी जो यही एक सबसे बड़ा कारण भी देखने को मिलेगा। 1857 का थोड़ा मोड़ा शुरुआत होना शुरू हो चुका था कि कुछ बड़ा क्रांति होने वाला है भैया। स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहां से थे? वीर सुरेंद्र साई के बारे में बता दें, 1894 में इनकी डेथ हो जाती है। 94 में इनकी डेथ हो जाती है। 1809 में इनका जन्म हुआ होता है और इन्होंने ब्रिटिश के नाक में दम करके रखा हुआ था। इन्होंने राष्ट्रवाद को उदय कराने में बहुत बड़ा योगदान किए हैं। 1857 की लड़ाई भी इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाए हैं। ये थे उड़ीसा के। उड़ीसा में कहाँ के? ध्यान रखिएगा जबलपुर के थे, ठीक है, जबलपुर के थे। तो प्लीज ये सब चीज कॉपी में लिख लेना है, जबलपुर भी लिख लेना है, क्योंकि अगर ऑप्शन में उड़ीसा ना रहे, अगर राज्य जगह का नाम दिया रहे तो जबलपुर जगह है। 1809 में जन्म है, 1894 में मर गए जेल में बेचारे, लेकिन इनके द्वारा राष्ट्रवाद की नींव डाली गई। इनके द्वारा 1857 की क्रांति या फिर भारत में राष्ट्रवाद का नींव डालने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी और टांका के
तांबे के जीतल 2 सिक्के चलाए हैं। तो ध्यान रखना है कि तांबे के जो सिक्के हैं उनको जीतल कहा जा रहा है और चांदी के जो सिक्के हैं उनको टंका कहा जा रहा है। ये जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई है, इल्तुतमिश के द्वारा की गई है। और माना जाता है कि पहले आहत के सिक्के चलते थे, ठीक है, पहले आहत के सिक्के चलते थे 3 और इसका मिला करके, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके राजा अपना चेहरा अंकित करने लगे, अपना चेहरा छाप छोड़ने लग गया, उसमें नाम लिखने लग गया अपना। और ये शुरुआत की थी हिंद यूनानियों के द्वारा, इंडो ग्रीस के द्वारा, ठीक है, हिंद यूनानी के द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी कि राजा अपना ही चेहरा बना करके अपना नाम लिखवाया करता था। लेकिन 2 जो सिक्के हैं चांदी और तांबे के, जिसको जीतल कहकर पुकारा जा रहा है, उसकी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई है, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा की गई है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते कर्नाटक में प्रसिद्ध मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन है? क्या वो हेनरी इरविन है, क्या वो विलियम इमर्सन है, क्या वो फेडरिस विलियम स्टीवंस है, या फिर एंडविट लुयंस है? तो ध्यान रखना है कि इसके जो राइट आंसर होंगे वो हेनरी इरविन होंगे, ठीक है, हेनरी इरविन के द्वारा ही मैसूर पैलेस बनाया गया है। इसमें 2 वास्तुकला को जोड़ा गया है, वो 2 वास्तुकला हमें देखने को मिलती है कि बहुत अच्छे से ये लोग जोड़ करके आगे बढ़ते हैं और बनाते हुए नजर आते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें हेनरी इरविन होंगे हमारे राइट आंसर। सॉरी 44वें नंबर पे आते हैं, सॉरी आते हैं 44 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस नेता को बिहार में 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व किया है? तो ध्यान रखना 1857 का विद्रोह हर बार आ रहा है और हम हर बार बोल रहे हैं कुछ कुछ डेट। 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी, 29 मार्च मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारी को मार दिया था, 8 अप्रैल को उनकी फांसी हो गई थी। 10 मई को ये लोग निकलते हैं दिल्ली से, विद्रोह मेरठ से शुरू होती है और एक प्लान था 31 मई का, लेकिन 10 मई को लोग निकलते हैं, 11 मई को लोग दिल्ली पहुंचते हैं। हर जगह से अलग अलग आदमी लड़ रहे हैं और हमारे बिहार से जगदीशपुर आरा से, ध्यान रखना है, जगदीशपुर आरा से एक किसान जमींदार जो 80 वर्ष के हैं, कहीं कहीं 82 वर्ष का भी जिक्र मिला है, तो कुंवर सिंह ने इसके नेतृत्व को संभाला था, ठीक है। तो ध्यान रखना कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा, कोई भी बच्चा आई डोंट थिंक गलत किया होगा। 1853 में निम्नलिखित में से किसने भारत के न्यायालयों में यूरोप के लोगों के मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी? मतलब ये 1853 में किया गया था कि अगर आपको किसी यूरोप के लोगों पर आरोप लगाना है, आलोचना लगाना है, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए। तो ये जो है इल्बर्ट बिल के तहत हुआ था 1883 में, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल इसका राइट आंसर होगा, इल्बर्ट बिल के तहत ही हमें ये देखने को मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? तो बता दें कि 1935 में अधिनियम आता है, भारत अधिनियम, और इसमें कहा जाता है कि अब हर प्रांतीय चुनाव होगा और कांग्रेस उसको बहुत भली भांति जीतते हुए नजर आती है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो 46 का इलेक्शन हो, दोनों इलेक्शन कांग्रेस बढ़िया से जीतती है। तो ध्यान रखना है कि ये जो है 1936 के इसमें शुरुआती में और 37 में इसकी परिणाम, और अधिकतर 37 में ही हमें देखने को मिला है, 36 के दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई है। इसी कारण से आंसर 36 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, क्योंकि सारे जगह पर 36 पे प्लान बन रहा है, 36 पे होने वाला है, कुछ कुछ जगहों पर हो गया है, लेकिन हुआ कब है? तो वो 37 में हुआ है। ध्यान रखना है 1937 इसका राइट आंसर होगा। इसलिए दिया जाता है ये सब एनालिसिस ताकि एग्जाम के समय में ये माइनर दिक्कत मिस्टेक्स ना हो, आंसर सही आ जाए। मंदिर वास्तुकला में द्रविड़ शैली का में विमान आमतौर पर किस आकार का हुआ करता है? तो बता दें कि हमें 3 प्रकार की मंदिर देखने को मिलती है, एक तो नागर, फिर द्रविड़ और एक वेसार। ये 3 तरीके का हमें मंदिर देखने को मिलता है। हम नागर और द्रविड़ के ऊपर जरा सा बात कर लेते हैं। नागर जो शैली है वो हमें उत्तर भारत में देखने को मिलती है, नागर शैली में उत्तर भारत में देखने को मिलती है, और द्रविड़ हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। नागर में हमें परिक्रमा कक्ष दिखता है कि परिक्रमा कक्ष रहता है, मंदिर रहती है, गर्भगृह रहता है और उसके पास परिक्रमा कक्ष रहता है। वहीं अगर हम द्रविड़ शैली की बात करें तो मंदिर से पहले ही गोपुरम बना होता है, बहुत दूर में द्वार, मुख्य द्वार, वो बहुत बड़ा गोपुरम रहता है। वो स्ट्रक्चर, कुछ संरचना जो है उसकी वो इस प्रकार से खड़ी होती है एक दूसरे के ऊपर, तो वो पिरामिड आकार का होता है, याद रखना पिरामिड आकार का होता है। इसी आकार का हमें द्रविड़ शैली देखने को मिला है। तो कभी भी मौका लगे तो दक्षिण भारत के मंदिरों को जाकर के अगर आप देखिएगा या फोटो में भी जब आप देखिएगा तो आपको पिरामिड शेप का ही नजर आएगा। 48वें नंबर की तरफ अच्छे से बढ़ते हैं। किस नगर के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जाने के लिए जहाज कामाटागा मारू में को प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? तो जरा सा एक बारी कहानी पे आ जाते हैं, बड़ा मस्त कहानी है। 1914 में हांगकांग वाले क्षेत्र से निकलते हैं ये लोग और लगभग 376 लोग सवार होते हैं, हर तरह के इसमें लोग रहते हैं। अधिकांश लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म के हैं, ध्यान रखना इसमें अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के हैं। तो ये जहाज हर जगह से पार हो रही थी, फिर भेदभाव या फिर कुछ अफवाहें फैल गई, भेदभाव ही माने, तो फिर जब ये आ रही थी तो कनाडा जो है इसको रोकने से मना कर दिया था। फिर ये भारत पहुंचती है तो ब्रिटिश अधिकारी मार भी देते हैं बहुत सारे लोगों को, कुछ ही लोगों का जान बच पाया था। तो कनाडा जो है वो उसको अंदर नहीं आने दिया, उसको उतरने नहीं दिया क्योंकि भेदभाव के कारण, ठीक है। तो 1914 की ये घटना कामाटागा मारू ये हर कोई की जुबान पर फिट रहता है, तो ध्यान रखना है। 39वें नंबर पे आते हैं। शावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। शावलकोट जल परियोजना ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। 50वें नंबर की तरफ बढ़िया से निकलते हैं, जो अब हमारा अर्थशास्त्र हमें देखने को मिलता है। तो यहां सवाल क्या क्या है देख लेते हैं, 2 सेकंड। यहां सवाल कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है कि भारत में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन संबंधित भारत में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये जो है पूरी अधिकार जो कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो भारत में पूंजी निर्माण कर सकते हैं, वो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्र संख्या की कार्यालय है। यही पूरा नियंत्रण करता है, सीएसओ इसको कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इस चीज की पूरा निरीक्षण की जाती है।
भारत में अधिकांशित बेरोजगारी है, मतलब बेरोजगारी के बहुत सारे मुख्य मुख्य कारण हैं कि हम लोग तकनीक को बढ़िया से नहीं समझ पा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, औद्योगिकरण हमारे पास में बहुत कम है, तो ये सब कारण से बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, ये संरचनात्मक है, ठीक है। अगर अधिकांशता बेरोजगारी है तो वो संरचनात्मक में देखने को मिलता है, डी नंबर में देखने को मिलता है। 52 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर का सवाल है, ब्याज की वाह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक को अल्पविधि ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई जो है बैंक को कभी कभी लोन देता है, तो किस लोन जो देता है वो क्या कहलाती है, किस चीज पे आखिर वो लोन देता है। हर वर्ष हर मंथ उसका रेट बदलते भी रहता है, पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट या रेपो दर कह के पुकारते हैं। जो हर बैंक लोन लेती है तो वो रेपो रेट के तहत ही दिलाती है, तो ध्यान रखना है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेपो दर, रेपो रेट। तो कहाँ है, प्लीज इसमें कंफ्यूजन नहीं, इसमें रिवर्स रेपो दर नहीं मार देना है, गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत हो जाएगा, प्राथमिक उधार कर नहीं, रेपो दर उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो रेपो दर इसका राइट आंसर होगा। उसके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छिप रहा है, जरा से इसको ठीक कर लेते हैं। 53 हाँ, भारत में निम्न में से राज्य में से किससे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भैया चीनी का कटोरा उसको कहेंगे जहां गन्ना सर्वाधिक होगा, जहां गन्ना अधिक होगा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, कि वो चीनी का कटोरा है। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को हम लोग चीनी का कटोरा कह के पुकारते हैं। यहीं पे सर्वाधिक गन्ना भी हमें देखने को मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है। अप्रत्यक्ष कर हमें प्रतिगामी कर की प्रकृति देखने को मिलती है। अप्रत्यक्ष कर बता दे कि ये कर जो है प्रतिगामी कर क्या है, उस पर भी जैसा बात कर लेते हैं। जैसे कि हम प्रतिगामी कर क्या हो रहा है, प्रतिगामी प्रकृति क्या हो रही है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि एक किसान है, जरा सा बात समझिएगा, और एक मान के चलिए कोई अमीर इंसान है जिसके पास कार है, ठीक है। ये इंसान के पास कार है और ये बेचारा कृषि करता है, लेकिन कृषि करने के लिए भी उसको डीजल चाहिए और गाड़ी चलाने के लिए भी डीजल चाहिए। दोनों अलग अलग इंसान है, इनके पास ज्यादा पैसा, जो कार रखे इनके पास कम पैसा है, लेकिन दोनों को डीजल चाहिए और दोनों एक ही दर पे डीजल खरीद रहा है। तो एक जो कम आय कमा रहे हैं उनके लिए ये दर बहुत महंगा है, लेकिन जिनके लिए कार है उनके लिए दर बहुत सस्ता है। तो इसी कारण से ये प्रतिगामी कर हो जाती है। उच्च आय वालों को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता है, ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो सद जाते हैं, उनको बहुत परेशानियां नजर आती है। आते हैं शराब, अल्कोहल, नारकोटिक्स, अफीम पे आरोपित शुल्क किसके अंतर्गत शामिल है। तो ये जितना भी कर है ये तो बिहार के लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये राज्य उत्पाद शुल्क है, ठीक है। ये राज्य उत्पाद शुल्क है, राज्य के पास रहता है, ना ही केंद्र, ना ही सामान्य, ना ही भूमि राजस्व, ये राज्य उत्पाद शुल्क है, ठीक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तेजरिया में बुल और मंडरिया बियर किस वाणिज्य गतिविधि से जुड़ी है। तो बता दें कि तेजरिया जो है जब कोई चीज प्रॉफिट में होता है, ठीक, जब किसी में प्रॉफिट होता है तो उसको तेजरिया कहकर पुकारा जाता है, और बियर मतलब कि बुल कहकर पुकारते हैं। और जब ये नेगेटिव टर्म में होता है, ठीक है, जब फायदा नहीं हो रहा है, जब लॉस हो रहा है, ठीक, जब हम इसको किसी कम दामों पे खरीद रहे हैं, जब लॉस हो रहा है, तब उसको हम लोग बियर कहकर पुकारते हैं, ठीक है। तो बुल और बियर की जो ये बात है ये हमें देखने को मिलती है, और ये जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है। तो जब वृद्धि हो रहा है, जब पॉजिटिव है, जब वृद्धि है तो उसे तेजरिया, और जब नेगेटिव है तो उसे मंडेरिया कहकर नेगेटिव कहकर पुकारा गया। तो ये क्या होगा, शेयर बाजार इसका राइट आंसर होगा। तो इतना ही इकोनॉमिक्स का सवाल था। आप कुछ हिंदी के सवाल हैं जो हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर से। वो वाष्प क्या है। तो याद रखिए वाष्प जो है वो तत्सम है, ना ही तद्भव है। तत्सम शब्द देखने को मिलेगा, वाष्प जो है वो तत्सम शब्द है। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता क्या है, गांधी जी को रेखांकित नहीं किया गया है, राष्ट्रपिता को रेखांकित किया गया है। तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बात नहीं। गांधी जी को रेखांकित किया रहता है तब व्यक्तिवाचक, यहाँ राष्ट्रपिता है इसलिए जातिवाचक हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक तो होंगे ही नहीं, समूहवाचक हमें पता है, परिवार परिवार होता है तो वो नहीं होगा। मंगलवार कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर नाम है। किसका नाम है भाई, तो यहाँ पे सप्ताह का नाम है, और जब कभी भी नाम आ जाता है सर तो हम उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस कारण से मुख्य भेद अगर पूछा जाता है तो 3 भेद है, ठीक है। ध्यान रखना है मुख्य भेद हमारे 3 देखने को मिलेंगे, ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके आंसर क्या होगा, 3 होना चाहिए। लोहा शब्द क्या है, लोहा शब्द है। लोहा शब्द क्या है, तो लोहा हमेशा क्या होता है, हमारा पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये निर्जीव चीज है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा पुल्लिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग। लोहा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कह के पुकारा गया है। तो यहाँ पर देश रत्न क्या है, ये तो बड़ा ही इजी सवाल है कि अगर किसी से देश रत्न पूछा जा रहा है तो इसमें देश रत्न ही क्या है वही आपको बताना है। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा गया है कि देश रत्न क्या है, तो देश रत्न हमारे जातिवाचक संज्ञा में देखने को मिलती है, ठीक है। देश रत्न जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। टेबल पर किताब रखा हुआ है, ये किसका कारण है, टेबल पर अगर पूछा गया तो अधिकरण कारक हमें देखने को मिलता है कि टेबल पर किताब है, इसी कारण से ये क्या होगा, ये होगा अधिकरण कारक, ठीक। तो ध्यान रखना ये अधिकरण कारक का एग्जांपल बन जाता है। आगे आते हैं, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। कलम शब्द, यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक कलम का बात नहीं हुआ है कि लिंगलाइजर है कि पेंटोनिक है कि क्या है, ऐसा कोई भी ये लोगों ने चीजों के ऊपर बात नहीं कही है। इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये भी होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से शुद्ध बतरनी को चुनिए, मतलब कौन सा ज्यादा सही है। देखिए तो भागीरथ, भागीरथ कैसे लिखते हैं, अब भागीरथी तो होता नहीं है, भागीरथी नहीं, भगीरथी है, सॉरी भगीरथी भी नहीं होता है, भागीरथी भी नहीं होता है, बड़ा इजी सवाल था, भगीरथी ऐसे होता है, ठीक है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगीरथी हमारा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भगीरथी वही होंगे, हाँ।
और आते हैं ध्वनि के मेल को बनाने में सार्थक वर्ण समुदाय क्या कहलाती है। जब सारे शब्द मिलती हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको शब्द कह के पुकारते हैं, हम इसको शब्द कह के पुकारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज को देख लीजिएगा क्वेश्चन को कि आखिरकार अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, होने चाहिए 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो इस कारण से क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ क्या पूछा जा रहा है मुख्य, सॉरी हम यहाँ देखिएगा मुख्य पूछा गया है, तो मुख्य 2 ही तरह का हमें भेद देखने को मिलता है, तो यहाँ का राइट आंसर क्या होगा ए। और बाकी हम लोग अभी तक देख चुके हैं 66 नंबर तक, और 67 नंबर से मेरा ही है क्या, नहीं 67 से है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है। तो ये सारे प्रश्न अब आपको मनोज सर अपने साथ लेके चलेंगे विज्ञान और गणित को। ठीक है, तो उनके साथ थोड़ा सा साझा हो जाइए, उनके साथ थोड़ा सा रूबरू हो जाइए, उनके साथ थोड़ा मिल लीजिए। मेरे साथ इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप यूं ही टेस्ट देते रहें, अपने एनालिसिस करते रहें और ये देखिए कि आप कहां तक पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इतना ही था, बाकी मनोज सर के साथ आप साइंस और मैथ जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार कांस्टेबल का सेट नंबर 14 के बारे में, जिसमें मैं साइंस और मैथमेटिक्स कवर करने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 67 क्वेश्चन हो जाता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है, तो ये हो जाएगा वैगनी। वैगनी इसको कैसे पता करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, बहुत बच्चे याद करते हैं वैजानी, बयानी, ह पी ना ला, इसी से याद हो जाता है। देखिएगा ये सबसे कम से सबसे अधिक की तरह क्रमवार से बढ़ता है। ठीक है, बैजानी, बै से हो जाएगा बैंगनी, बैंगनी। ठीक है, आ से आसमानी, कई बार इस पे जामुनी भी दे देता है तो बैजानी हपी नाला हो जाता है, आसमानी देगा तो बयानी हपी नाला हो जाएगा। नी से नीला हो जाएगा, नीला। ह से हरा हो जाता है, फिर पीला होता है, फिर नारंगी हो जाता है, नारंगी। ठीक है, नारंगी, और फिर हो जाता है लाल, लाल। ये 7 प्रकार के रंग हैं। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, बैंगनी का है, सबसे अधिक लाल का है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। सबसे कम बैंगनी का, उससे ज्यादा आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। इस तरह तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम में इस प्रकार है। इसका मतलब आसान ट्रिक है बयानी हपी नाला। ठीक है, तो ऐसे पता कर सकते हैं कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और किसका सबसे अधिक है। ओके, तो यहाँ सबसे अधिक पूछे तो लाल हो जाता है और सबसे कम बैंगनी का हो जाता है। ये बात याद रखना होगा आप लोगों को, ताकि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध क्या दे रहा है, तो समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं 3 ही अंकों का व्युत्क्रम करके जोड़ देते हैं। व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में निकल जाएगा। और यदि श्रेणी क्रम में पूछ ले तो सिंपल सा इसी को जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में निकल जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, एक व्युत्क्रम में करके जोड़ देंगे। तो 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 कम 6 यानी कि 3/6, 2 बार में कट जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ गया, प्रतिरोध 2 हो जाएगा। इसका संयुक्त रूप से प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। और यही श्रेणी में पूछता तो दोनों को जोड़ देते, 6 + 3 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 9 हो जाता। लेकिन यहाँ समांतर की जगह पे श्रेणी क्रम में दिया रहता। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा ही पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, 2 दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या जो 120 से एक दूसरे पर झुकी हुई है। ठीक है, 2 दर्पण से कोई छवि बनाई जाती है, दोनों दर्पण 120 पे झुकी हुई है, 120 कोण पे झुकी हुई है। तो बोल रहा है कि कितने दर्पण बनाए जाए, मतलब कितने छवि बन सकते हैं। इसका एक फार्मूला सिंपल सा होता है, 360/θ -1 कर देते हैं। थीटा वही है कोण का मान। ठीक है, कोण का जितना यहाँ पे दिया रहेगा वो थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 360/120 -1, तो ये 3 बार में कट जाता है, यानी कि 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे की बात कर लेते हैं। तो तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है, तो कौन सा बल मदद करता है, तो वो हो जाता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या करता है, तो नीचे से बल लगाता है, ऊपर की तरफ धकेलता है, किसी इंसान हो या कोई वस्तु हो। ठीक है, तो ऊपर की तरफ धकेलने का कार्य करता है, उत्प्लावन बल कार्य करता है। घर्षण बल बात करें तो जल में तैरते वक्त जो हम बल लगाते हैं तो जल जो उसका विरोध करता है, ठीक है, तो वही हो जाता है घर्षण बल। मांसपेशीय बल तैरते वक्त यूज किया जाता है, हालांकि ठीक है मांसपेशीय बल का ही यूज किया जाता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर हमारा हो जाएगा उत्प्लावन बल। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की जो नवीनतम अवधारणा डॉट कहलाती है, क्या कहलाती है, तो निष्क्रिय सौर तापन। निष्क्रिय सौर तापन, इससे क्या होता है कि घर जब बनवाया जाता है तो उसमें जो प्रयोग में विधि लाया जाता है या जो मटेरियल यूज में लाया जाता है तो क्या होता है, उस रूम को गर्म करने लायक होता है। मटेरियल भी गर्म टाइप का यूज होता है और उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ताप तो आता है लेकिन बाहर जल्दी निकल नहीं पाता है, उस तरीके से बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय सौर तापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डॉट के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो ये किसके समस्थानिक हो जाते हैं बउआ, तो ये हो जाते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम देखना यहाँ पे दो वस्तुएं करती हैं, एक तो भारी जल, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य भारी जल करता है, और एक क्या करता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट करता है। और ये भारी हाइड्रोजन जो है ना, वो भारी जल का ही एक घटक है, ठीक है, भारी जल का ही घटक है। हालांकि भारी जल ना रहे और ग्रेफाइट भी ना रहे तो ये सही हो जाएगा ये, लेकिन ये तो इसी का भारी जल का ही घटक है, तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाता है, भारी जल। और ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और भारी जल क्या करता है, मंदक के रूप में कार्य करता है क्या, तो नाभिकीय रिएक्टरों में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क के रूप में कीसेराइट, जो कीसेराइट होता है, पूछ रहा है किसका अयस्क है, तो ये हो जाता है मैग्नीशियम का अयस्क हो जाता है। मैग्नीशियम का अयस्क क्या हो जाता है, तो कीसेराइट, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, MgSO4 डॉट, यहाँ डॉट नहीं रहेगा, ठीक है, MgSO4 डॉट H2O, ठीक है, ये क्या हो जाता है, मैग्नीशियम का फार्मूला हो जाता है। अब बात कर लेते हैं धातु ऑक्साइड प्रकृति में होता है, तो धातु ऑक्साइड जो प्रकृति में होता है ना, वो ज़्यादातर क्षारीय होता है या उदासीन होता है, ठीक है, क्षारीय ही होता है ज़्यादातर, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व हम देखें तो पहला पीरियोडिक टेबल के समूह, पहला समूह का जो तत्व है वो क्षारीय धातु कहलाते हैं, और दूसरा समूह का जो तत्व है वो क्या कहलाता है, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। हालांकि ये दोनों के दोनों तत्व जो होता है, समूह 1 समूह 2, ये दोनों के दोनों धातु ही होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, क्षारीय ही होते हैं, ठीक है, क्षारीय ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था जिसे बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित कर लिया। यहाँ बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी का, तो जब मेंडलीव आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे तो बहुत सारी जगह छोड़ दिए थे, आने वाले समय में जो यदि कोई तत्व खोजा जाता है तो उस पर रखा जा सके। तो जो यहाँ पे दिया है एका एल्यूमिनियम के लिए उन्होंने जो जगह छोड़ा था, ठीक है, तो उसके बाद खोज हुआ गैलियम का, तो एका एल्यूमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान था वो क्या था, तो 68 था, 68 जो हमारा ऑप्शन में सही होगा 68। लेकिन जब गैलियम को खोजा गया ना, तो गैलियम का जो परमाणु द्रव्यमान था वो 69 पॉइंट समथिंग था, इसी के करीब आ रहा था, तो एका एल्यूमिनियम को हटा के उसकी जगह पे गैलियम रख दिया गया था, ठीक है, गैलियम रख दिया गया था। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आवर्त सारणी में यन किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो यस किसका सिंबल है, तो सॉरी यन किसका सिंबल है, तो नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का। ये नेपच्यून का, नेपच्यूनियम का Np हो जाता है, Np, ठीक है, नियोन का तो Ne हो जाता है, Ne, और नियोडियन का क्या होता है, तो Nd हो जाता है, ठीक है, Nd, ये सब इसका सिंबल है, ठीक है, ये सब सिंबल है। नाइट्रोजन का N हो जाता है, नेपच्यूनियम का Np हो जाएगा, नियोन का Ne हो जाता है, और नियोडियम का Nd हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो एक समूह 16 तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, समूह 16वें समूह के जो तत्व हैं उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 16वें समूह में क्या होगा ना, तो देखो जो परमाणु समूह के हिसाब से यदि इलेक्ट्रॉनों को बांट दिया जाए तो पहले समूह में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक यहाँ रह जाएगा, दूसरे समूह में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और परमाणु क्रमांक 16 ही मान लेते हैं हम लोग, 16 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 8 जोड़ दे तो 10 हो जाएगा, अगर 16 में से 10 घटा दे तो कितना हमारे पास बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, 6, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक समूह 16 तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 ही बचेंगे, 6 ही बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संभारकों में होता है, संभारक में क्या होता है, तो संभारक में देखिएगा समान द्रव्यमान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है, इसलिए वो समान भार के होते हैं, ठीक है, और उनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो भिन्न होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, संभारिकों में होता है, संभारिकों में क्या होगा, तो समान भार होगा, ठीक है, भार को ही हालांकि द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, समान भार होगा और विभिन्न परमाणु संख्याएं होंगी, यानी परमाणु संख्याएं भिन्न होंगी और भार होगा वो क्या होगा, समान होगा, तो उसको संभारिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जो खाद्य परीक्षण को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, घरों में रेफ्रिजरेटर जो प्रयोग होता है उसमें हम खाद्य पदार्थों को रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, सुरक्षित रहे, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जो प्रशीतन या रेफ्रिजरेटर होता है वो खाद्य परीक्षण में मदद करता है। क्या जीवाणुओं को मार के मदद करता है, तो जीवाणुओं को मारता नहीं है, जीवाणुओं को मारता नहीं है, उसको निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। और क्या होगा, जब निष्क्रिय हो जाएंगे तो रासायनिक क्रिया कम करेंगे, रासायनिक क्रिया 9 के बराबर करेंगे, तो वहां पे वस्तु जो रहेगा वो खराब नहीं होगा। जब जीवाणु बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव किसी खाद्य पदार्थ में घुस के उसमें रासायनिक क्रिया करते हैं तो ही वो जल्दी जल्दी खराब होता है, लेकिन वो जब रासायनिक क्रिया ही न कर पाएंगे, उसमें निष्क्रिय हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा समय तक वो टिकेगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में कम करना, ठीक है, दर में कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो एफ्लाबीज किससे बनते हैं, तो एफ्लाबीज क्या होता है, कवक के कुछ प्रजाति होते हैं, कवक के एस्परजिलस समूह के होते हैं, कवक की कुछ प्रजाति वही मिलकर क्या कहते हैं, एल्फाबीज बनाते हैं, एल्फाबीज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है,
चूना पत्थर पाया जाता है। कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो चूना, ठीक है, चूना पाया जाता है। ओके, हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सोना। सोना तो ये शुद्ध पदार्थ हो जाता है, ठीक है, सोना शुद्ध होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो हालांकि इसमें कैल्शियम या कार्बोनेट इस सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। लोहा में भी ये नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। हीरा तो ठोस क्रिस्टलीय होता है, हालांकि ये भी सही नहीं होगा। हमारा सबसे सटीक आंसर क्या हो जाता है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग हो, परमाणु संख्या अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? संभारिक कहा जाएगा। हालांकि ये अभी जस्ट ऊपर हम लोग इसके बारे में देखें। समस्थानिक अगर पूछे, समस्थानिक क्या होता है? तो क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक वो क्या होगा? वो बराबर होगा, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान या भार कह लीजिए, वो बराबर नहीं होगा। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक बराबर होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। लेकिन संभारिक में यही समान होगा, द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। आगे की बात कर लेते हैं। तो एक आदर्श गैस का एक मोल 273 के यानी कि 0 अंश सेल्सियस की बात कर रहा है, इसको सेल्सियस में बदलेंगे तो 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। 273 के और एक आटम दाब पर कितने लीटर का आयतन घेरता है? तो कोई भी एक गैसों की एक मोल का जो आयतन होता है किसी भी का, तो वो इतना ही होता है, 22.4 ही होता है, 22.4 ही होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो पादप ऊपर चढ़ते हैं, तो पादप किस वजह से ऊपर चढ़ते हैं? तो अक्सर आप लोगों अंगूर की लता को देखिएगा कि जब अंगूर बोया जाता है तो उसके ऊपर कुछ बांस के वो क्या बोलते हैं, चटनी टाइप का लगा दिया जाता है नीचे से ऊपर तक, ताकि जब वो लती आगे बढ़े ना तो उसमें से कुछ कुंडली नुमा धागा टाइप का निकलता है, उसमें लपेटता है और फिर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रतान कहा जाता है। प्रतान उसी को कहा जाता है और इसी की सहायता से पादप जो होता है वो ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर इसी के कारण से चढ़ते हैं। ये तो फूल का भाग हो गया। स्त्री के साथ जड़ तो हालांकि वो नहीं है, शाखाओं के द्वारा, ये सब गलत है। ऑप्शन सही ए हो जाता है। नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्य भाग के युग्म में कौन सी सही सुमेलित है? अदरक क्या है? तो अदरक प्रकंद है ही, ठीक है, अदरक प्रकंद है। प्याज मांसल है ही, प्याज मांसल है। आलू मूल, आलू मूल नहीं है, ये एक तना का रूपांतरित होता है, ठीक है, जिसको कंद हम कह सकते हैं, कंद कह सकते हैं। आलू के तने का जो रूपांतरित होता है उसको हम कंद कह सकते हैं, मूल नहीं कह सकते हैं। तो यही हमारा सही ऑप्शन होता है। नारियल का जो भूपोष होता है, जो हम खाते हैं, खास करके जो पानी पीते हैं, वो भूपोष होता है। तो आलू का क्या हो जाएगा? कंद हो जाएगा। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम। चलिए, निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है। तो निषेचन के बिना यानी कि अनिषेचन फलक जिसको कहते हैं, वो कौन सा हो जाता है? पार्थेनोकार्पी। ये निषेच फलक कह सकते हैं इसको, अनिषेच फलक वाली क्रिया, इसको इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अगर हिंदी दे दे तो अनिषेचन देगा, अनिषेचन, और इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? यहाँ गैस पूछ रहा है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला क्या होता है? जब उसका समीकरण बनाते हैं, 6CO2 होता है प्लस 6H2O, यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हाइड्रोजन के एक साथ लेता है पौधा, फिर प्रकाश के साथ क्रिया करके क्या करता है? तो C6H12O6, यानी कि इसको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं, और फिर क्या देता है? 6O2, यानी 6 कण ऑक्सीजन के उत्सर्जित करता है। तो यहाँ तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ये गैस नहीं है, ठीक है। गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ दिया है? क्लोरोप्लास्ट। जो किसी पौधे का हरा भाग होता है ना, हरा भाग जो मौजूद होता है उसको क्लोरोप्लास्ट की तरह से कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो होती है वो बीट से मापते हैं, बीट से ही शब्द की लंबाई मापा जाता है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता होती है ना उसकी इकाई पूछ रहा है, तो बाइट हो जाता है। बाइट अक्सर आपने सुना होगा केबी, किलो बाइट, यही स्टोरेज की क्षमता है। केबी में होता है, एमबी में होता है, जीबी में होता है, या टीबी में होता है, ऐसे करके होता है। तो किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यही सब होता है, ठीक है। तो ये क्षमता है, ये क्षमता की इकाई हो जाती है बाइट। आगे देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब आ गया हमारा मैथमेटिक्स 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या पूछ रहा है? वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले इन सब का क्या करना है? तो एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकाल लेना है। इसका एलसीएम कितना होगा? 252 होगा। 252 इसका एलसीएम हो जाएगा। आप लोग निकाल के देखिएगा, 252 हो जाएगा। अब क्या करना है? 252 से हम लगातार गुणा करेंगे उतनी बार जितनी बार इसके आसपास न पहुंच जाए। तो हम 5 से अगर गुणा करते हैं तो इसके सबसे नजदीक पहुंचेंगे हम लोग। किसके? 1225 के। कितना? तो 12 से यानी कि हो जाएगा 1260, ठीक है। 1260 ये 5 बार में 252 से 5 बार में अगर हम गुणा करते हैं तो हम लोग पहुंचेंगे 260 पे,
ठीक है, ये सबसे आसपास का संख्या है, इसके आसपास का। अब क्या करना है हम लोग को, अब इसमें से 1260 में से 1225 घटाएंगे, 1260 में से 1225 घटाएंगे हम लोग, तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35। ठीक है, और यहाँ लास्ट में क्या करा है कि प्रत्येक में से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचना चाहिए, शेषफल 3 बचना चाहिए। ये तो ये 1260 तो डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, 252 से डिवाइड हो जाएगा, शेषफल तो बचना चाहिए ना, तो यानी कि 3 और इसमें ऐड कर देंगे 35 में, या यहाँ पे 1260 प्लस 3 कर सकते हैं, 1260 प्लस 3 करके उसके बाद 1225 इसमें से माइनस कर सकते हैं, दोनों तरीका है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 38, 35 और 3 38, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत इजी है, सबका एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकालने, एलसीएम 252 आएगा, और एलसीएम निकालने के बाद इसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे, एक इससे पहले वाला अंक भी निकाल के देख लेंगे और बाद वाला अंक भी, जो नजदीक सबसे होगा उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 3 और जोड़ देंगे, ठीक है, 3 और, उसके बाद क्या होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य यानी स्वयं से अभाज्य हो या एक से अभाज्य हो, उसे सह अभाज्य कहा जाता है। तो एक ही मात्र संख्या ऑप्शन ए में जो सह अभाज्य है, बाकी सब भाज्य संख्याएं हैं, ये सब क्या है, तो भाज्य संख्याएं हो जाती हैं, ऑप्शन ए सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 5%, 4, 5 और 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, 25,000 रुपए पर लगातार 3 वर्षों में, पहले वर्ष का 4%, दूसरे वर्ष का 5 और तीसरे वर्ष का 6% है, तो यहाँ पे ब्याज निकालना है। तो सबसे आसान तरीका है 25,000, ठीक है, ये 25,000 हो गया, गुणे 104/100 गुणे 105/100 गुणे 106, 6 है ना, ठीक है, 106/100, इतना कर लेंगे हम लोग। इतना जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होगा, मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। और मिश्र धन में से हम लोग क्या घटाएंगे, मूलधन घटा देंगे, मूलधन जो हमारा मूलधन है वो घटा देंगे, यानी 25,000 रुपया घटा देंगे, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा ब्याज, हमारा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और वही यहाँ पे हमको निकालना है, राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज निकालना है, जो हमारा आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए 3929 सही आंसर होगा, ठीक है। ये कट करके आप लोग देख लीजिएगा, टाइम मैनेज के चलते हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आगे देख ले रहे हैं 95 के बाद 96 आ जाता है। 96 क्या है, प्रथम 35 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सम संख्या का दूसरा फार्मूला होता है और विषम संख्या, ठीक है, शुरू से प्राकृतिक 35 प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पे औसत निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है n + 1/2, यानी कि 35 प्लस n किसको मानेंगे, तो यही 35 को, n + 1/2 यानी कि 36/2, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ गया, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में 18 है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाई बहनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है, ठीक है, दो भाई बहन जिनके उम्र का अंतर 7 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 21 वर्ष है, ठीक है, 21 वर्ष है, दोनों के आयु का योग जो है वो कितना है, 21 वर्ष है, तो भाई बहनों में से सबसे छोटे की आयु कितनी है, सबसे छोटे की आयु निकालना है यहाँ पे। अब देखो 7 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का दोनों की आयु में अंतर है, तो एक का 14 हो जाएगा, एक का 7 हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, और दोनों जोड़ेंगे तो 21 हो ही जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। आगे देख लेते हैं, एक वस्तु, एक क्या दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर प्रत्येक वस्तु में 5% की 2 क्रमित छूट दी जाती है। यहाँ पे पहले 20% बढ़ाना है और उसके बाद 2 क्रमित छूट देना है उसमें, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से अधिक है, कितना % अधिक है वही निकाल देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, तो पहले मान लेते हैं 100 में 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब इसमें 5% का 2 क्रमित छूट देना है, यानी कि 95 हो जाएगा, 5% छूट देंगे तो एक बार और 95/100, 2 बार हमको क्रमित छूट में देना है इसको। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 19 20 19 20, ठीक है, 1 0 से 1 0 6, ये 3 से कट जाता है, ये 10, ठीक है, नीचे 10 ऊपर कितना आ जाएगा, 19 19 361 और 361 गुणे 3 करते हैं तो 3 कम 3 छत्री 18 के 8 सॉरी और 3 3 के 9 1 10 1083 हो जाएगा, ठीक है, 1083 हो जाएगा। अब इसको ये नीचे वाला 10 है, नीचे तो रहबे करेगा 1083 में, तो 10 से अगर भाग देते हैं, 10 भाग से भाग देखने का सिंपल तरीका है कि दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगा दो, सिंपल तरीका है। तो दशमलव लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 108.3 आता है, और इसमें से अगर 100 जो हमारा मूलधन है वो घटा देंगे तो बचा कितना, 8.3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही % हमको प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक व्यक्ति 5 में 6 पेंसिल खरीदता है, यानी 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और उसे 6 रुपए में 5 पेंसिल की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। आसान तरीका है, 5 रुपए में कितना खरीद रहा है, 6 पेंसिल, ठीक है, और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच दे रहा है। इसका सिंपल तरीका होता है 3 गुना करना, ऐसे 5 25, ये क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाता है उसका, ठीक है,
और ये फिर से ये तिरिया गुना करेंगे 6 6 के 36, ये इसका मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन एक तरह से लाभ भी उसमें जुट गया है 36। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ? 25 से 11 ज्यादा है, 11 रुपया लाभ हुआ। कितने में? 25 में। तो 11/25 और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 11 चौको 44, 44% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44% कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है 44%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या है? तो एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट और 50 रुपए के नोटों की संख्या का रेशियो अनुपात कितना दिया है? 3, 5 और 7 के रेशियो में है। बॉक्स में कुल कैश का 3366 रुपया है, रेशियो में इतना है और कैश में इतना है, कितना? 3360। उस बॉक्स में 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आसान तरीका है, अगर मान लेते हैं 10 रुपए का 3 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा? 30 रुपया हो जाएगा। 20 रुपए का 5 नोट है तो 20 पचे 100 रुपया हो जाएगा। अब 50 रुपए का 7 नोट है तो 7 पचे 35 यानी कि 350 हो जाएगा। 50 रुपए के नोट का 350, सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 4 और 5 3 8, 480 हो जाएगा। अब देखो 480 को हम लोग क्या करेंगे, तो 3360 में 480 से भाग दे देंगे और बी वाला हिस्सा निकालना है हमको, 20 वाला। ठीक है, क्योंकि 20 के नोटों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो 20 के नोटों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 5 लगा देंगे, गुणे 5 कर देंगे। नोटों की संख्या आ गई, हम लोग का सॉल्व कर दिए, आ गया। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको कट करके देख लेते हैं। 1 0 से 1 0, 12 चौको 48। ठीक है, और 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, 7 बार में कट गया और 7 बचे 35। 20 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है हमारा। ओके, तो आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।